गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रकाश के चैप्टर में अब हम लोग प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन या लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, क्योंकि ये पहले बताया जा चुका है, लेकिन रिवीजन के तौर पर इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि हम दूरियां कैसे नापते हैं। तो यह चित्र आपको दिख रहा होगा जिसमें आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों आपको जो है अक्ष दिख रहे होंगे। आप लोग जानते होंगे कि जब यह जहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, इससे जब हम इधर की तरफ जाते हैं तो दूरियां धनात्मक होती हैं, और इससे जब हम इधर की तरफ जाते हैं तो दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इस मूल बिंदु, जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं, तो इस मूल बिंदु से जब ऊपर की तरफ दूरियां नापते हैं तो वह धनात्मक होती हैं, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ जब नापते हैं तो दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अब जो हम इसमें अपवर्तन के केस में, लेंस से अपवर्तन के केस में या परावर्तन के केस में गोलीय दर्पण से जो हम दूरियां नापते हैं उसके कुछ नियम हैं। जैसे कि हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ होगा, यानी कि किरणें हमेशा बाएं से दाएं की तरफ आएंगी। ठीक, यानी यह निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी किरण हमेशा इधर से इधर की तरफ आएगी। दूसरी चीज़ कि जब हम कोई दूरी किरण आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापते हैं, यानी किरण इधर से इधर की तरफ आ रही है और दूरी हम इस तरफ नाप रहे हैं, यानी कि निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो यह दूरी ऋणात्मक होगी। यानी आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है और आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है। यह हाईलाइट किया जा रहा है, इसको देखिए, यह आपतित किरण की दिशा है, तो आपतित किरण की दिशा में जब हम दूरी नापेंगे तो यह धनात्मक होंगी। और सबसे पहली चीज़ कि सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र या ध्रुव से नापी जाती हैं। तो यहाँ जहाँ मूल बिंदु है वहाँ पे हम ध्रुव को रखेंगे। तो जब हम इधर आपतित किरण की दिशा में नापेंगे तो यह दूरी धनात्मक हो जाएगी, आपतित किरण की दिशा के विपरीत नापेंगे तो यह दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। फिर मुख्य अक्ष, यह मुख्य अक्ष को माना गया है, इस मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ नापी गई दूरियाँ धनात्मक होंगी और मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ नापी गई दूरियाँ ऋणात्मक होंगी। तो इस तरह से यह दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी है। इसको आप लोग बना लेंगे चित्र और समझ लेंगे। अब गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र, तो यहाँ पे देखें इसको, यह एक गोलीय पृष्ठ है जो आपको इस तरह से दिखाया गया है। इसका वक्रता केंद्र C है और इसका ध्रुव P है। यहाँ पे मान लिया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक n1 है, यह विरल माध्यम है, और n2 यह सघन माध्यम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक n2 है। अब यहाँ से देखिए प्रकाश की किरण, यहाँ पे O क्या है, यहाँ पे चित्र में देखिए O क्या है, एक बिंदु वस्तु है जहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है बिंदु A पर। इस बिंदु A से परावर्तित किरण खींचने के लिए हमें क्या आवश्यकता होगी, अभिलंब की। तो C जो वक्रता केंद्र से हम खींचेंगे इस बिंदु पर, यह अभिलंब होगा। आप देखिए यह n तक जा रहा है, यानी Cn क्या है, अभिलंब है। अब चूंकि यह प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो यह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या हो गया, I हो गया, यह I दिख रहा है, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण R हो गया, यानी I और R आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इस अपवर्तित किरण को, तो यह पीछे की तरफ बढ़ाने पर मुख्य अक्ष पर बिंदु I पर मिलता है, तो यह उसका बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब I होगा। एक लंब खींचा गया है मुख्य अक्ष पर A से, तो इसको हम AM कहेंगे, जिसकी ऊंचाई h होगी। अब यहाँ पे देखिए आपतित किरण अल्फा कोण बना रहा है, अपवर्तित किरण को पीछे खींचे तो इस बीटा कोण बना रहा है, और नॉर्मल गामा कोण बना रहा है। तो यहाँ पे इसको लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं, कोण OAC यह I है। तो देखें OAC यह कोण I हो गया। कोण BAN बराबर R, कोण BAN देखिए यहाँ B है, A है और N है, तो BAN यह कोण R हो गया। फिर दूरियां हम नापेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो PO हो गया -U, यह देखिए PO यह -U वस्तु की दूरी, PI -V यह प्रतिबिंब की दूरी, और PC
यह वक्रता त्रिज्या माइनस आर हो गया। अब यहाँ पे कि माना ओ आई ए तथा सी ए मुख्य अक्ष से क्रमशः कोण अल्फा बीटा तथा गामा बनाती है, जो अभी मैंने बताया, तथा अभिलंब एम की ऊंचाई एच है। अब आइए इसमें देखते हैं कि इस पे हम किस तरह से सूत्र को ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ओ सी ए में गामा बराबर अल्फा प्लस आई। अब आइए चित्र की तरफ चलते हैं। गामा बराबर अल्फा प्लस आई कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिए। गामा इस त्रिभुज ओ ए सी का बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस आई। इससे हम आई निकालेंगे। अभी दूसरा, अभी नीचे चलेंगे तो अभी चित्र को यहाँ पे चूँकि हम खोले हुए हैं तो इसको देख लीजिए। दूसरा गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस आर। यह आर इस आर के बराबर होगा, यहाँ पे जहाँ हाईलाइट किया जा रहा है। इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दें। ये देखिए ये आर है, तो इसके शीर्षाभिमुख यह कोण आर होगा। तो दूसरे केस में हम लेंगे गामा बराबर बीटा प्लस आर। तो इससे हम आई और आर का मान निकालेंगे। अब चलिए जहाँ पे इसका समीकरण लिखा हुआ है, तो गामा बराबर अल्फ़ा प्लस आई, यहाँ से हम पक्षांतर करके आई बराबर गामा माइनस अल्फ़ा निकालेंगे। यह मान लिया समीकरण नंबर 1 है। त्रिभुज आई सी ए जो अभी मैंने बताया उसका बहिष्कोण गामा है, तो गामा बराबर बीटा प्लस आर होगा। तो आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर यह हो जाएगा 1n2 या n2 अपॉन n1। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। अब यदि गोली पृष्ठ का व्यास छोटा हो, यानी अगर छोटे व्यास का गोली पृष्ठ है, तो बिंदु ए ध्रुव P के समीप होगा तथा कोण I तथा R छोटे होंगे। यानी बिंदु A जो है ध्रुव P के समीप होगा। आप देख लीजिए बिंदु A कहाँ है, एक बार फिर से चित्र को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए बिंदु A बिंदु P के समीप होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम इस कंडीशन को मान के चलेंगे कि बिंदु A बिंदु P के समीप है, तो कोण I तथा R छोटे होंगे। रेडियन में नापने पर यह साइन I लगभग बराबर आई के और साइन आर आर के बराबर होता है। यानी अल्प कोण के लिए हम साइन आई बराबर आई, साइन आर बराबर आर ले सकते हैं। टेन आई बराबर आई और टेन आर बराबर आर ले सकते हैं। यानी साइन और टेन को हम उनके कोण के बराबर ले सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे साइन आई को आई लिख दिए और आर लिख दिए, तो ये n1 आई इक्वल टू n2 आर हो गया। अब आई और आर का मान रखेंगे समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से आई का मान क्या है, गामा माइनस अल्फ़ा, और आर का मान गामा माइनस बीटा यहाँ पे रखा गया है। तो यह हो गया गामा माइनस अल्फ़ा और ये गामा माइनस बीटा। अब इसमें पक्षांतर करेंगे। देखिए n2 बीटा को इधर लाए, माइनस n1 अल्फ़ा यही है, और n2 माइनस n1 गामा हो गया। यह मान लिया समीकरण नंबर 3 है। अब यदि चूँकि पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया है, अतः कोण अल्फ़ा बीटा गामा भी छोटे होंगे तथा बिंदु A और M क्या है जो अभिलंब खींचा गया है, ध्रुव P के समीप होंगे। तो अल्फ़ा बराबर टेन अल्फ़ा हम लेंगे, तो टेन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा AM अपॉन MO या AM अपॉन PO। अब आइए इसको हम देख लेते हैं एक बार फिर चित्र में। टेन अल्फ़ा देखिए यहाँ पे, इसी प्रकार टेन बीटा टेन गामा भी लिखेंगे, तो एक बार पहले देख लेते हैं। टेन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा AM अपॉन OM, यानी लंब बटा आधार। तो इस चूँकि M P के करीब है, तो AM की जगह पे हम यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं, AM अपॉन OM की जगह OP लिखेंगे, क्योंकि M P के करीब है। तो AM की ऊंचाई h है और OP चूँकि अभी हम लिखे हैं कि यह वस्तु की दूरी है, तो इसी तरह से हम टेन बीटा भी लिखेंगे। तो टेन बीटा भी हम लिखेंगे AM अपॉन MI और इसी को हम PI कर देंगे। फिर टेन गामा लिखेंगे AM अपॉन MC और इसी को हम PC लिखेंगे। तो इस तरह से हम तीनों को लिखेंगे। अब यहाँ पे चित्र आप देख चुके हैं। अब आइए समीकरण पर। तो समीकरण देखिए यहाँ पे, टेन अल्फ़ा बराबर टेन अल्फ़ा AM अपॉन MO और उसी को PO लिखा गया है, तो यह हो जाएगा H अपॉन माइनस U, चूँकि MO अपॉन PO लगभग बराबर है। फिर इसको अब टेन बीटा को टेन बीटा लिखा गया है, यह AM अपॉन MI हो गया, तो AM अपॉन PI हो गया, और ये H अपॉन माइनस V हो गया। यहाँ पे ये H अपॉन माइनस U है, चूँकि ये PO वस्तु की दूरी है और AM सबके लिए H है, तो PI हो गया माइनस V। गामा के लिए लिखेंगे तो AM अपॉन MC हो गया, तो इसको हम PC लिखेंगे, तो ये हो जाएगा H अपॉन माइनस R।
अब ये अल्फ़ा बीटा तथा गामा के मान समीकरण 3 में जब हम रखेंगे, समीकरण 3 देखिए यहाँ पे जो अभी हमने बनाया था, ये देखिए इसमें अल्फ़ा बीटा गामा के मान रखेंगे। तो अल्फ़ा बीटा जब गामा के मान रखेंगे तो यह समीकरण हमको मिल जाएगा N2H/-V माइनस N1H/-U इक्वल टू N2 माइनस N1H/-R। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। यानी हमने किया क्या कि नीचे से ये जो माइनस है इसको कॉमन लेके रिमूव किया है, तो N2 और H कॉमन लेके काट दिया गया है। तो N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। तो यह हमको एक सूत्र प्राप्त होता है जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध को बताता है और साथ में उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक में क्या संबंध है। अगर N2/N1 को हम n लेते हैं, यानी n क्या है, सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पे सामान्यतः जो सघन माध्यम होगा वो ग्लास होगा, विरल माध्यम एयर होगा। तो इस तरह से हम जो सामान्यतः इसी को हम लेंगे कि ANG लेते हैं, ANW लेते हैं, अगर वाटर लिया है तो ANW लेते हैं, तो यह बाद में आएगा आपको में। अब देखिए यहाँ पे इस समीकरण में अगर हम इसको N1 से भाग दें तो यह हो जाएगा N2/N1, यह हो जाएगा 1, यह N2/N1, यह हो जाएगा 1। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है। तो N2/N1/V माइनस 1/U इक्वल टू N2/N1 माइनस 1/R। अब इसको हम लिख देंगे N/V माइनस 1/U इक्वल टू N माइनस 1/R। तो इस तरह से यह एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप लोग डिराइव कर लीजिएगा और इसके साथ जो उत्तल पृष्ठ के लिए इसको स्वयं आप लोग कर लीजिएगा। अब आइए लेंस क्या है, तो अब हम छोटी छोटी चीज़ें हैं कुछ, उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग लेंस मेकर फार्मूला अगले टर्न पे पढ़ेंगे। तो लेंस समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, आप लोग देखे भी होंगे। तो कुछ प्रकार है उत्तल लेंस का, ये उभयोत्तल है, इसके दोनों तल जो है उभरे हुए हैं। समतल उत्तल है, एक तल समतल है। अवतलोत्तल है, यानी एक तल दबा हुआ है, दूसरा उभरा हुआ है। तो ये उत्तल लेंस के कुछ प्रकार हो गए। इसी प्रकार अवतल लेंस कॉन्केव लेंस के हो गए। यह उभयावतल है, यानी दोनों इसके जो पृष्ठ हैं ये दबे हुए हैं। समतल अवतल है, एक पृष्ठ समतल है। उत्तलावतल है, तो उत्तलावतल ये एक उत्तल है, एक अवतल है। किरण आरेख इसका देखिए, आप लोगों को पता भी होगा। यहाँ पे देखिए कहीं कहीं प्रकाशिक केंद्र O से भी प्रदर्शित किया था, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं C से, कहीं O से, पहले O से भी प्रदर्शित किया था। तो जैसा आपको ठीक लगे, बुक में जैसा दिया हो आपके, उसे आप कर सकते हैं। इसमें या फोकस होंगे इसके दो सामान्यतः, या अगर उभयोत्तल है यानी कि ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो यह दोनों फोकस दूरियाँ बराबर होती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से जाती हैं और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें सीधे निकल जाती हैं। फोकस से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसी प्रकार कॉन्केव लेंस में भी जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस की सीध में निकल जाती है। इस तरह से यहाँ पे देखिए, यह फोकस की सीध में है तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, यह प्रकाशिक केंद्र से आ रही तो सीधे निकल गई। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे किरणें फोकस से निकल रही हैं तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और यहाँ पे यह फोकस की सीध में आ रही हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो इस तरह से यह लगेगा कि यहाँ से किरणें आ रही हैं और यहाँ पे लगेगा कि यहाँ से किरणें आ रही हैं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। फोकस तल क्या होता है, लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। यहाँ पे देखिए यह फोकस तल है, यहाँ पे यह फोकस तल है, यह फोकस तल है। तो इस तरह से कुछ किरण आरेख आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगले टर्न पे हम लोग लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे। धन्यवाद।